हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ डाइस रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर है। इसके साथ काउंटिंग फिगर्स भी चल रही है। तो अभी डाइस वाले चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर 1 होगा। इस लेक्चर में क्या होने वाला है, इस लेक्चर में ऑब्वियसली जैसे पुराने लेक्चर्स में हुए थे 100+ क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। तो चलो आपके भी टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ डाइस में हमें क्या पढ़ना है। तो आप डाइस से क्या समझते हो। तो बचपन में या फिर जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक क्यूब होता है। क्यूब मतलब जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, उनके 6 फेसेस होते हैं। तो वो हम लोग उसे डाइस कहते हैं या फिर पासा भी कहते हैं हिंदी में। तो ये हमारा एक काइंड ऑफ डाइस हो गया है ना। अब देखो इस डाइस को, इसमें कितने में साइड्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं। तो हर कोई जानता है 6 फेसेस होते हैं। तो बचपन में जो हम लोग लूडो खेले थे उसमें कितने फेसेस थे, 6 फेसेस थे। 6 फेसेस मतलब जो आगे से 3 फेसेस और 3 फेसेस पीछे से। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक डायग्राम है। तो इसमें आगे वाले फेसेस कौन होंगे, आगे वाले फेसेस जैसे कि ये सिमिलरली ये आगे वाले फेसेस हो जाएंगे। और जो पीछे वाले फेसेस कौन होंगे, जो पीछे वाले फेसेस एक इसके पीछे होगा, सबसे पीछे एक नीचे से होगा और एक एक्सट्रीम बाईं तरफ से लेफ़्ट साइड से एक होगा। तो ये हमारे 6 फेसेस हो गए। 3 दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है। तो इसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग डाइस ऐसे देखते होंगे। अब इस चैप्टर में कैसे डाइस आएंगे। तो इस चैप्टर में भाई बहुत सारे टाइप के डाइस आ सकते हैं। तो मैं कुछ डाइस के टाइप्स आपको बता दे रहा हूँ, बाकी टाइप्स जो है वो आप लोग टाइम के साथ ऑटोमेटिकली सीख ही जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाइस का टाइप देखो, कॉपी करके बता रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। देखो सबसे सिंपल टाइप का डाइस जो लूडो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 वाला। ठीक है, 1 2 3 वाला हो गया। और फिर और जो टाइप का डाइस होता है, जैसे कि हो सकता है कि वो ABC हो, DEF इसके पीछे हो। मान लो इसके पीछे D है, इधर हमारा E है एंड सबसे नीचे F है। या हो सकता है कि कुछ सिम्बॉल्स वाला हो। सिम्बॉल्स वाला जैसे कि यहाँ पे डॉलर हो सकता है, हैशटैग हो सकता है, रुपीज़ हो सकता है, पीछे में @ नीचे में कॉपीराइट और साइड में परसेंटेज, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी टाइप का डाइस हो सकता है जिसमें हम लोग कलर्स लिखे हों, जैसे कि यहाँ पे येलो लिखा होगा, यहाँ पे पिंक लिखा होगा, यहाँ पे ब्लू लिखा होगा। ऐसे टाइप्स के भी डाइस हो सकते हैं। या फिर ABCD में F तक ना जाके PQRSTU भी हो सकता है, PQRSTU ऐसा टाइप हो सकता है। फिर WXYZ कुछ भी इसी टाइप के डाइस के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मतलब तो मैं इस चीज़ को समराइज करूँ तो चैप्टर के हिसाब से जो समराइज किया जा सकता है वो ये किया जाता है कि हम लोग के पास चैप्टर के हिसाब से जब मैं समराइज़ करूँगा तो हम लोग के पास 2 टाइप्स के डाइस पाए जाते हैं। ठीक है, एक टाइप होता है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा डाइस जो होता है वो होता है हमारा जनरल डाइस, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अभी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस जो हम लोग लूडो में यूज़ करते हैं वो, इसकी कंडीशंस क्या है। तो इसकी कंडीशंस ये है कि जो अपोजिट फेसेस होंगे ना, सबसे पहला चीज़ स्टैंडर्ड डाइस में 1 से लेकर 6 तक पाया जाता है। ठीक है, जो हम लोग लूडो में यूज़ करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। तो इसकी क्या कंडीशन है, जो अपोजिट साइड्स होंगे उनकी जो उस पर जो डिजिट लिखा रहेगा, जो विपरीत जगह सतहों पे जो अंक लिखा रहेगा, उसका जो जोड़ है, उसका जो सम है वो हमेशा 7 आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड डाइस होंगे ना, उसको कंफर्म करने के लिए हमें एक फिगर से ज़्यादा फिगर की नीड होगी। 1 फिगर से ज़्यादा की नीड होगी, मतलब मोर देन 1 फिगर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग की स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। फिर दूसरा आता है जनरल डाइस। अब ये जनरल डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस को छोड़ के जो भी डाइस होता है वो सब जनरल डाइस होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम यहाँ पे ये सब आपको बता रहे थे, ये वाला, फिर ये वाला एंड दिस वन, और फिर ये वाला, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, जनरल डाइस है। तो मैं इसको एग्जाम्पल ऐसे ही शिफ्ट करवा देता हूँ। देखो ये हमारा जनरल डाइस हो जाएगा। और ये जो है जिसके पीछे ये क्या हो गया भाई, और ये हमारा
स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस आपको समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन क्या है, अगर मैं आपको बता दूँ, जब आप लूडो देखोगे तो उसमें जो एक साइड अगर 2 लिखा रहेगा तो उसके अपोजिट साइड पे हमेशा 5 आपको देखने को मिलेगा। एक साइड अगर 1 रहेगा तो उसके अपोजिट साइड पे आपको 6 देखने को मिलेगा। अगर एक साइड 3 रहेगा तो उसके अपोजिट साइड पे देखने पे आपको 4 मिलेगा। इन सभी केसेस में हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इन सभी केसेस में हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो अपोजिट सरफेस है इसका सम कितना है, 7 आ रहा है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस फिगर में टॉप पे तो 2 है तो बॉटम पे क्या होगा आप बताओ। तो आप कह दो कि भाई अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है दिया हुआ है तो हाँ इसके बॉटम पे 5 होगा। समझ लग रही है बात। अब इस चैप्टर में हम लोग कैसे मूव करेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग मूव करने वाले हैं, बेसिकली हमें इस चैप्टर में 5 टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 टाइप की क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करने हैं, 5 टाइप्स की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो 5 टाइप्स में जो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है, मैं ये आपको इसलिए थ्योरी बता रहा हूँ क्योंकि बाद में ये सब चीज़ आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें हमें सिर्फ वेन ओनली वन डाइस इज गिवन, वेन ओनली वन डाइस गिवन, जब सिर्फ एक ही डाइस दिया हो तब सॉल्व करेंगे। तो एक ही डाइस की दिया हो तो एक सेकंड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इजी हो पाएगा समझाना। इरेज कर देता हूँ इन सभी को। देखो, तो जब आपको सिर्फ एक ही टाइप की डाइस दिया रहे, 5 टाइप्स के क्वेश्चन आपको चैप्टर में करना है, व्हेन ओनली वन टाइप्स ऑफ डाइस इज गिवन, तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ये आपको 3 फेसेस दिख रहे हैं एक डाइस के, तो इसके पीछे की फेसेस पे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 से 6 तक ही आपके पास अंक है। जब 1 से 6 तक अंक है तो मैं कह सकता हूँ ना कि पीछे जो 3 सरफेसेज हैं, सबसे पीछे वाला यानी कि इस साइड वाला, दाईं ओर वाला बाईं ओर वाला मतलब यहाँ पे इस साइड वाला, और सबसे नीचे वाला, तो ये 3 जो सरफेसेज होंगे उसमें कौन कौन से अंक होंगे। तो आप कहोगे कि जो 3 अंक दिख रहा है वो तो सामने है, जो छिपा गया अंक है उनकी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो है। तो आप कहोगे कि 4, 5 और 6 यही अंक जो होंगे टोटल, यही पीछे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए रहेंगे। अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए रहेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन इतना तो कंफर्म आप कर पा रहे हो ना कि ये जो अंक है इसी में से कोई एक इधर रहेगा, कोई एक इधर रहेगा और कोई एक इधर रहेगा। कुछ लोग कहेंगे कि नीचे 5 रहेगा, राइट हैंड साइड 4 रहेगा और सबसे पीछे साइड पे 6 रहेगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि जो सबसे लेफ़्ट हैंड साइड रहेगा बाईं ओर 4 रहेगा, जो 5 रहेगा वो हमारा 5 रहेगा वो हमारा नीचे रहेगा, और जो हमारा 6 रहेगा वो पीछे रहेगा। ये बात सच कब होती है, ये बात ट्रूथ कब होती है, जब ये स्टैंडर्ड डाइस हो। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है, मैं तो भी सिंपल आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई ये हमारा एक डाइस है जिसके पीछे 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। ये समझ लग रही है बात, ये तो सिंपल सी बात है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई पीछे कौन सा है। तो मैं आपको कहूँगा कि जब सिर्फ 1 डाइस दिया हो तो 1, 2, 3 के पीछे जब सिर्फ ये रहे तो 1 के पीछे 4 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी हो सकता है। ये जनरल डाइस है, इसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा एडिशन करके 7 कन्फर्म ही हो। ठीक है, पॉइंट समझो, 7 होना हमेशा एडिशन ऑपोजिट साइड का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो 1 के पीछे 4, 5, 6 में से कुछ और आ सकता है। तो फिर 2 के पीछे क्या आ सकता है, 2 के पीछे 4, 5, 6 में से भी कोई और आ सकता है। सिमिलरली 3 के पीछे आपके 4, 5 और 6 में से कोई और आ सकता है। मैं आपको इस चीज़ को इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये हमारा जो 1 है, हो सकता है 1 के पीछे 4 आए, हो सकता है 1 के पीछे 4 आए, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा। 1 के पीछे 5 भी तो आ सकता है, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो किसी के पीछे कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन पता है कि 1 से लेकर 6 तक नहीं आएगा। और ये भी हो सकता है कि 1 के पीछे 6 आए। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे, इस चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी है।
यही तो हमारा ये चैप्टर है। तो फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि सिमिलरली जब हम 2 पे ट्राई करेंगे तो 2 के पीछे नीचे मतलब सबसे नीचे वाले सर्फेस पे 4 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सिमिलरली 5 वाले 2 के नीचे 5 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 2 के नीचे 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो फिर इसमें हम कंफर्म क्या कह सकते हैं? तो कंफर्म हम ये कह सकते हैं कि अगर एक साइड नीचे 6 आ जाएगा तो दूसरी साइड 6 नहीं आएगा, दूसरी साइड 4 और 5 में से ही कोई एक आएगा। समझ लग रही है बात ये? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि वी आर नॉट श्योर, हम लोग श्योर नहीं है, वी कैन नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा आएगा। तो एग्ज़ाम में क्या आएगा? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि बताओ अपोजिट टू, एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा कि अपोजिट टू 1 कौन सा है। तो ऑप्शन ऐसे रहेगा, अपोजिट टू 1 में ए में 4 आएगा, बी में 5 आएगा, सी में 6 आएगा, डी में कैन नॉट डिफाइन आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें से कुछ भी पॉसिबल है। तो एक के पीछे 4 आ भी सकता है, ज़रूरी है 4 है, आप 100% श्योर तो नहीं हो कि 4 ही आएगा, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इस केस में जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा कैन नॉट डिफाइन। डाइस के केस में हमेशा हमें बेस्ट ऑप्शंस खोजने हैं, ठीक है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन जब तक नहीं रहेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। अगर मान लो कि इसी क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस टर्न हो जाए, ऑप्शन टर्न होके कैसे आ जाए? ऑप्शन टर्न होके 4 आ जाए, बी में 5 आ जाए, सी में 6 आ जाए और डी में आ जाए 4, 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। तब इस केस में ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा मालूम है? हम श्योर नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि हम श्योर नहीं है कि 100% 4 आएगा, इस बात को लेकर हम श्योर नहीं है, लेकिन 100% 5 आएगा ये बात पे भी श्योरिटी नहीं है, और 100% 6 आएगा इस बात पे भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन श्योरिटी क्या है कि 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर इसका। ये सब चीज़ जब आप आगे क्वेश्चंस में जाओगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आप ये समझो कि इस चैप्टर में 5 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने, जिसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का ये बेसिक हो गया। अब जो सेकेंड टाइप आता है हमारा, वो आता है जब 2 डाइस दिया रहे। तो 2 डाइस बना लेते हैं, कॉपी। इसको छोटा कैसे करेंगे भाई? अरे कॉपी करना है भाई, इसे कॉपी हो गया। इरेजर, इसको हटाओ भाई, इसको भी हटा दो, 2 हटा दो। तो 2 इस टाइप के जब क्वेश्चन रहेंगे, जब 2 डाइस वाले क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें हमें 2 डाइस दिए हुए रहेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जब 2 डाइस दिए रहेंगे तो हम लोग 2 डाइस को ऑब्ज़र्व करेंगे, 2 डाइस को ऑब्ज़र्व करके कुछ कंक्लूजन्स बनाएंगे। तो सबसे पहला 2 डाइस में क्या आता है? 2 डाइस में आपको बस मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़े से केसेस बनते हैं। तो 2 डाइस का जो पहला केस बनता है, वो बनता है कि इसमें जब नो कॉमन रहे, नो कॉमन कहने का क्या मीनिंग है? नो कॉमन कहने का मीनिंग है, समझा रहा हूँ, बस एक सेकेंड। देखो, नो कॉमन कहने का मीनिंग है कि जो हमारा डाइस रहेगा इसमें जो अंक रहेंगे वो कॉमन नहीं होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देख सकते हो कि जो दोनों डाइस की सरफेसेस दिखाई गई हैं, इधर भी सरफेसेस दिखाई गई हैं हमारी और इधर भी सरफेसेस दिखाई गई। इन 2 सरफेसेस में कोई भी अंक ऐसा नहीं है कि दोनों डाइस में कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग कहते हैं नो कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग मान लेते हैं कि क्यूब का एक साइड, मतलब एक तरफ से तो हमें 1, 2, 3 दिख रहा है, तो दूसरी तरफ से 4, 5, 6 होगा। हम लोग ऐसे कहते हैं कि 1, 2, 3 के अपोजिट में 4, 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। हाँ, ये आप सही समझ रहे हो। इसे हम जो केस 1 है ना, व्हेन ओनली 1 डाइस इज गिवन, ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। मैं आपको इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए एक चीज़ ऑब्जर्व करने को कह रहा हूँ, थोड़े से आप ऑब्जर्व करना। जैसे कि ये हमारा एक डाइस है, आप मान लो कि ये हमारे, और एक चीज़ और, जो 2 डाइस 3 डाइस रहेगा ना, वो एक ही डाइस के अलग अलग साइड्स रहेंगे। नो कॉमन क्या होगा? एक ही डाइस के अलग अलग साइड रहेंगे, 2 अलग अलग डाइस नहीं रहेगा, सिंगल डाइस के अलग अलग साइड रहेंगे। इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, और इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप क्या बता दो, 2 डाइस रहेंगे, 2 डाइस नहीं रहेंगे। यहाँ पे
टू साइड्स ऑफ वन डाइस। अब समझ पाओ, जैसे कि ये देखो 4 5 6 है, तो इस डाइस के पीछे वाले सरफेस जो होगा, जैसे मान लो आप मोबाइल या लैपटॉप में या फिर टैब में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो स्क्रीन के एक हिस्से में आपको 4 5 और 6 लिखा हुआ दिख रहा है। स्क्रीन के एक हिस्से में 4 5 और 6 लिखा हुआ दिख रहा है। तो अगर कोई इंसान स्क्रीन के पीछे साइड रहता, ठीक है, तो उसे क्या दिखता? उसे स्क्रीन के पीछे साइड पे 1 2 और 3 लिखा हुआ दिखता। ये आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, वो अलग है कि 2 कभी लेफ़्ट रहता, कभी राइट रहता, कभी पीछे रहता, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को लेकर तो आप श्योर हो ना कि उसे हमेशा 4 5 6 के अपोजिट 1 2 1 3 लिखा हुआ दिखता। समझ पा रहे हो? मतलब एक ही डाइस के अलग अलग पोजीशंस हैं। ये हो गया हमारा नो कॉमन। इसको सॉल्व कैसे करना है, जो कि हमारा केस 1 था उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब इसमें आता है 1, अगर हम ये कैसे घूमेगा भाई? हाँ, अब मान लो इसमें क्वेश्चन आता 1 कॉमन, क्या आ जाता? 1 कॉमन। अब 1 कॉमन में कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1 कॉमन में बेसिकली क्या होता कि ये जो डाइस है, ये जो हमारा डाइस है, इसमें से एक फिगर, एक अंक कॉमन रहता है। मैं आपको समझा रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारा ये जो हमारा डाइस है ना भाई, इसको साइड कैसे छोटा करते हैं? ये वाले टूल से। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में एक अंक कॉमन रहेगा। कौन सा अंक कॉमन रहेगा? जैसे कि 1 2 3 मान लेते हैं, 3 5 और 6। तो आप बताओ, इन 2 डाइस को देखकर, एक ही डाइस के 2 अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं, इनको देख के आपको इसमें से कौन सा अंक ऐसा है जो कि कॉमन दिख रहा है? तो हर स्टूडेंट कहेगा कि यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन है। ठीक है, 3 जो है वो कॉमन है। 1 इरेज 2 इरेज, तो 3 हमारा कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा 1 कॉमन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस का फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम एग्जैक्टली पता कर लेते हैं कि किसके पीछे कौन सा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। जो कॉमन चीज़ है उसको पकड़ना है, जो कॉमन है उसको पकड़ना है, और उसी के अराउंड अगर हम इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसमें भी हमें क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है। फिर से जो कॉमन रहेगा उसे पकड़ेंगे दोनों डाइस में। अगर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इधर भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट का मन करे कि वो पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज फिगर 1 में रोटेट करे तो दूसरे फिगर में भी उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। चलो मैं समझा रहा हूँ वो क्या रहा है। जैसे कि फर्स्ट में हम लिखेंगे 3 क्लॉकवाइज, 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, और इसमें घड़ी की दिशा में 3 आएगा और 3 के बाद 5 आएगा और फिर 6 आएगा। ऐसे आ गया। तो देखो, हमें ये पता है कि डाइस 1 से लेकर 6 तक होगा, इस यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और इसमें 6 होगा। अब यहाँ 2 के साथ 6, 1 के, यहाँ पे मिसिंग क्या दिख रहा है? तो आपको मिसिंग दिख रहा है 4, तो एक काम करो 4 यहाँ लिख दो। अब ये लिखने से क्या होगा? ये लिखने से होगा ये कि जो डाइस पे एक साइड अगर 2 दिखेगा ना तो उसके पीछे वाले साइड पे हमेशा 6 दिखेगा। अगर डाइस पे एक साइड अगर 5 दिखेगा तो उसके पीछे वाले साइड पे 1 दिखेगा। अगर डाइस पे 3 दिखेगा तो उसके पीछे वाले साइड पे 4 दिखेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप अगर 2 डाइस में 2 डाइस में अगर 1 कॉमन रहे तो आप एग्जैक्टली बता देते हो कि कौन से अंक के पीछे कौन सा अंक है। हमारे इस एग्जाम्पल में हम ये 100% कह सकते हैं कि 3 के पीछे 4 होगा। मैं उसी स्टाइल में लिख देता हूँ। मैं आप 100% कह सकते हो कि 3 के पीछे हमारा 4 होगा और 1 के पीछे हमारा 5 होगा और 2 के पीछे हमारा 6 होगा। अब इस क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि फिगर नंबर 2 में, जो हमारा फिगर नंबर 2 है उसमें टॉप पे 5 है तो बॉटम पे क्या होगा? तो बॉटम पे हमारा 1 होगा। देखो, फिगर नंबर 1 में राइट हैंड साइड पे 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? तो 3 के अपोजिट क्या आएगा? 3 के अपोजिट 4, यानी कि लेफ्ट हैंड पे 4 आएगा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 कॉमन में। अब आता है केस नंबर सी। केस नंबर सी क्या आएगा? केस नंबर सी आएगा 2 कॉमन। अब 2 कॉमन के लिए मुझे 2 डाइस फिर से बनाने पड़ेंगे। 1 सेकंड वेट करो।
अब देखो ये 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन में क्या होने वाला है भाई, 2 कॉमन में हम लोग ये देखेंगे कि डाइस में क्या हो रहा है। तो डाइस में जब हम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो 1 2 3 2 3 और 4। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों डाइस को ऑब्जर्व करो। तो इसमें क्या देखोगे, तो जब दोनों डाइस को ऑब्जर्व करते हो तो 2 अंक ऐसा है जो दोनों डाइस में कॉमनली रिपीट कर रहा है। 2 अंक कैसा है, ये और ये कॉमन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो अंक कॉमन है, जो अनकॉमन है, जो अंक कॉमन नहीं है, नन कॉमन है, डैट इज आवर, जो अंक नन कॉमन है डैट इज आवर 2 और 4। तो हम लोग कहते हैं कि 2 और 4 एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। सॉरी 1 और 4 होगा ना भाई। जो अनकॉमन अंक यहाँ पे फर्स्ट फिगर में 1 है ना, फर्स्ट फिगर में 1 है, तो 1 के पीछे 4 होगा। तो 2 और 3 के पीछे क्या होगा, 2 और 3 के पीछे हमारा 5 और 6 होगा। ये हमें समझ में आ रही है डाइस वाले सवाल में कि 1 के पीछे 4 है और 2 और 3 के पीछे 5 और 6 है। तो एग्जैक्टली हम किस चीज़ पे श्योर है कि 1 के पीछे 4 है। ठीक है, ये हमारा 2 कॉमन है। इसको मैं और अच्छे तरीके से बाद में बताऊंगा। फिर 4 टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमें, वो फिलहाल आप इस चीज़ में ये समझो कि आपको ये निकालना आ रहा है ना कि मैं कैसे लिखा हूँ, बस ये समझो। फिर इसमें जो 3 केस हो गए ना, जो चौथी कंडीशन आएगी वो उसमें एक सेकेंड, एक आएगा स्पेशल 1 कॉमन। स्पेशल 1 कॉमन क्या आएगा, स्पेशल इसमें जो चौथा आएगा उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल कॉमन ट्रिक, स्पेशल कॉमन। अब स्पेशल कॉमन क्या होगा, इसके लिए भी भाई 2 डाइस की ज़रूरत है मुझे। कॉपी कहाँ से होगा, देखो भाई ये जो स्पेशल कॉमन वाला होगा ना, इसमें क्या होगा कि हमें एग्जैक्टली ऐसा दिया नहीं रहता है कि जैसे कि 4 5 6 2 1 3। तो स्पेशली हमें दिया नहीं रहेगा कि अंक हमको आँख से दिख के नहीं पता चलेगा कि ये कॉमन है। ठीक है, ऐसे तो आँख से दिख के तो किसी को नहीं लग रहा है कि, मतलब नॉर्मल आई से तो हमें नहीं पता चला है ना कि 1 2 3 और 4 5 6 में से कोई ऐसा डिजिट है जो कॉमन है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ रहता है मतलब क्वेश्चन में लिख कर बोलेगा कि 5 के पीछे 5 इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ 5 इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ 2, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फिगर 1 और फिगर 2 में ये स्पेशल है, तो इसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कॉमन उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो 5 दिया है और 2 दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर फिगर 1 से अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिगर 2 से घड़ी के दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर फिगर 1 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिगर 2 से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। या फिर किसी स्टूडेंट का मन ये करे कि फिगर 1 वाले को पकड़ के हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो फिगर 2 वाले को पकड़ के हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। यानी कि ये क्वेश्चन में हम कहेंगे कि फिगर 1 को पकड़ के हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो अगर 5 के अपोजिट में 2 है तो 5 के क्लॉकवाइज क्या होगा, 6 और 4। सिमिलरली 2 के एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, 2 के एंटी क्लॉकवाइज 3 और 1। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे हमें क्या पता लगा मालूम है, इससे हमें ये मालूम लगा कि जो 5 है इसके एग्जैक्ट अपोजिट 2 है, और जो 6 है उसके एग्जैक्ट अपोजिट 3 है, और जो 1 है उसके एग्जैक्ट अपोजिट हमारा 4 है। ये हमारा अपोजिट सरफेसेस की समझ में आ गई। अब फिर तीसरी टाइप की केस हम लोग करते हैं। ये समझ आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ स्पेशल कॉमन वाले में। अब मैं कह रहा हूँ थर्ड टाइप पे चलते हैं, डैट इज आवर ओपन फिगर क्वेश्चन। अब देखो ओपन फिगर क्वेश्चन जो होंगे वो आपको क्या होगा, उसमें आपको जो डाइस दिया जाएगा वो ओपन रहेगा। डाइस कैसे ओपन रहेगा, एग्जांपल के लिए ये हमारा एक डाइस है, तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हैं। तो इस डाइस को जब मोड़ा जाएगा ना तो 6 बन जाएगा। तो मतलब डाइस को जो 6 फेसेस रहेंगे वो आपको ओपन करके दिए हुए रहेंगे, डैट इज़ कॉल्ड एज ओपन फिगर क्वेश्चन। इसके बारे में मैं आपको जब
अंदर चैप्टर के अंदर बताऊँगा, तब वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से अंदर समझ में आएगा। ये आई थिंक थर्ड है ना ओपन फिगर, और जो फोर्थ होगा हमारा, बेसिकली आप इसे फोर्थ कर लो, और जो हमारा थर्ड होगा वो होगा हमारा मोर देन टू फिगर। मोर देन टू फिगर क्या होगा ये भी मैं आपको चैप्टर के अंदर ही समझाऊंगा। और जो सबसे लास्ट बचेगा हमारा फिफ्थ वाला, डैट इज़ कॉल्ड एज लैंग्वेज बेस्ड, ये सब आपको चैप्टर के अंदर समझ में आएंगे। फ़िलहाल अभी आप बेसिक से ये समझो कि मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइस वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको एक जगह कुछ भी नहीं दिया रहेगा, तो हमें बेस्ट ऑप्शन चलने होते हैं, यानी कि 1 2 3 दिया रहेगा तो उसके पीछे 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी में क्या हो सकता है, 1 के पीछे 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा कैन नॉट डिफाइन होगा। हाँ, क्या 100% 4 होगा इस बात पे श्योर नहीं है, क्या 100% 5 होगा इस बात से भी हम श्योर नहीं, और क्या 100% ये होगा इस बात से भी हम लोग श्योर नहीं है। इसमें से कोई एक भी हो सकता है। समझ आया ये बात? फिर मैं बोला था कि एक ही डाइस के 2 फेसेस रहेंगे, उस पे सॉल्व करना है। तो 2 डाइस रहेगा। सबसे पहले नो कॉमन, तो इसको आपको पहले ही के हिसाब से सॉल्व करना है। फिर आएगा 1 कॉमन से आप एग्जैक्टली बता कर देते हो कि किसके पीछे कौन है। बस यहाँ पर अगर इसको अगर क्लॉकवाइज चलाए हो, अगर ये वाला आपका क्लॉकवाइज है तो सेकंड वाला भी क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अंक दिया रहेगा कि ये कॉमन है। जब हालांकि ये अंक कॉमन ना रहता तो वहाँ पे हम स्पेशल कॉमन बना देते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि 2 कॉमन में आपको जो नॉन कॉमन रहेगा वो अपोजिट होगा, बाकी यहाँ पे केस 1 जैसा एक्सप्लेन कर देंगे। स्पेशल कॉमन में 5 इज एग्जैक्ट अपोजिट टू 2, ये हमें दिया रहेगा। बाकी की चीज़ अगर हम इधर क्लॉकवाइज चलते हैं 5 से 6 से 4, और जो अपोजिट चलेंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। या फिर अगर हम लोग इसको ऐसे लेते ना, एक काम करते मैं आपको प्रूफ ही कर देता हूँ। देखो इस बार मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले को एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ, यानी कि 5 से लूँगा मैं 4, और 4 से चला जाएगा 6, तो 2 है। तो इस बार क्या लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो 2 से 3 क्लॉकवाइज लेंगे, तो क्लॉकवाइज 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 3 आएगा। घड़ी भाई ऐसे ही चलता है ना। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली फिर 5 के पीछे 2 आ रहा है, और 4 के पीछे 1, और 6 के पीछे 3। कंडीशन क्या है, अगर एक में क्लॉकवाइज लिए हैं तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, तो यहाँ पे हम क्या लिए, क्लॉकवाइज लिया। तो ये हमारे चैप्टर की ओवर बेसिक है, जो ओवरव्यू देगा हम इस चैप्टर के बारे में। ठीक है चलो ये हो गया हमारा चैप्टर का बेसिक। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्वेश्चंस वाला स्लाइड में लगा लेता हूँ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ दिस इज एन स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है। अगर ये डाइस हमारा स्टैंडर्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कहेंगे कि अपोजिट सरफेसेस का सम 7 होगा। तो आप बताओ 1 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के विपरीत में क्या होगा। तो चूँकि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस के लिए मोर देन 1 फिगर की नीड होती है, लेकिन यहाँ पे हमें मानने को कहा ही गया है। तो हम मान लेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड है। तो 1 के पीछे क्या होगा भाई, 1 के पीछे 7 - 1 यानी कि 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो तब 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 7 में से इसको घटा देंगे क्योंकि अपोजिट सरफेसेस का सम 4 होगा। तो 3 के विपरीत 4 होगा, तो 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा। समझ लग रही बात। अब बताओ व्हाट इज़ अपोजिट टू 6। क्या, अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप कहोगे नहीं ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है।
तब हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैं आपको स्क्रीन के आगे और स्क्रीन के पीछे वाले में बता रहा था। डैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे 2 और 4 और 3 तो हमें दिख रहा है, लेकिन पीछे कौन से अंक है जो हमें नहीं दिख रहे हैं। जो हमें नहीं दिख रहा है वो 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। यानी कि 2 4 3 एंड 2 3 4 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 5 6 हमें छिपा हुआ है। 2 3 4 दिख रहा है ना भाई, सामने है। तो हमें पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। तो भाई तो जो 6 होगा ना, जो 6 होगा इसके पीछे हम 100% श्योर नहीं है कि 3 होगा कि नहीं होगा, हम 100% श्योर नहीं है कि 4 होगा कि नहीं होगा, लेकिन 2 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस पे 100% श्योर हो कि हमेशा 2 ही होगा। मान लो आप बोलोगे 2, इन 3 ऑप्शन में से कि 2 होगा, लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं 4 होगा, ठीक है, तो आप 100% इस पर श्योर नहीं हो। सिमिलरली इस पर भी आप 100% एकदम कन्फर्म हो नहीं कि ये है ही नहीं। इस पर आप कंफर्म हो कि एकदम यही होगा, 6 के पीछे 2 ही होगा, क्या आप इसकी गारंटी लेते हो? और कोई दूसरा स्टूडेंट आके बोलेगा कि सर 3 ऑप्शन है, 3 में से तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हम ये भी 100% नहीं है, इस पर भी श्योर नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि 6 के पीछे 2 3 4 में से कोई एक अंक होगा, कोई एक 2 में से, 3 में से और 4 में से कोई एक होगा। इस बात को लेके मैं तो श्योर हूँ भाई, मेरी श्योरिटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ अपोजिट टू 6। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? फिर ऐसे ही करेंगे। 1 2 और 6 तो हमें दिख रहा है, लेकिन हिडन चीज़ क्या है? हिडन चीज़ है हमारा 3 4 एंड 5। 3 4 5 हमारा हिडन है। तो बताओ 6 के विपरीत क्या होगा? तो 6 के विपरीत 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 3 होगा ये नहीं कह सकते। क्या सिर्फ 4 होगा ये भी नहीं कह सकते, और सिर्फ 5 होगा ये भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 3 4 5 में से कोई भी एक होगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन पे कर चलते हैं। व्हाट इज अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट क्या होगा? देखो 6 के अपोजिट क्या ये स्टैंडर्डाइज है? नहीं। यानी कि हम बोल सकते हैं 2 3 और 4 तो हमारा दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है वो कौन नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो ये हमें पता है कि व्हाट इज़ अपोजिट टू 6। तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 4 भी हो सकता है, 6 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, और 6 के अपोजिट हमारा 2 भी हो सकता है। और 100% श्योर नहीं है कि हम 2 हैं, तो यानी कि 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो आंसर लगाते हैं 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो 2 3 एंड 5, हाँ भाई इस सब पे हम श्योर नहीं है, वो सही है। अपोजिट टू 6, अगेन 6 के अपोजिट क्या होगा? तो 2 3 और 5 तो हमें दिख रहा है। हिडन क्या है? 1 4 और 6 हमारा हिडन है, यानी 1 4 6 में 6 के विपरीत इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। आया समझ में? तो 2 3 5 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत क्या होगा? 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। अपोजिट टू 6, अब देखो 6 4 5 और 6 तो हमें दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है। तो 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये श्योर है कि 4 5 नहीं होगा। तो 4 वाला क्वेश्चन ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 4 वाला क्या हो जाएगा भाई? 4 वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। भाई जब 4 इस साइड दिख रहा है तो पीछे वाला साइड पे 4 कैसे हो जाएगा? 6 के पीछे। फिर जब हमें 1 इस साइड दिख रहा है, 1 हमें इस साइड नहीं, सॉरी, हमें जब इस साइड 4 दिख रहा है तो अपोजिट साइड पे 4 कैसे दिखेगा? यानी कि ये हमारा गलत होगा। अब 1 2 भाई 6 के साथ हाँ हो सकता है। अब देखो ये तो हमारा सही हो गया। अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं। इस फिगर के पीछे 6 के पीछे मतलब पीछे वाला साइड पे, तो अगर एक साइड 5 आ गया तो दोबारा 5 कैसे आ जाएगा? आपको पता है ना कि क्यूब में 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो ये जो 6 डिजिट्स हैं ये तो रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर कोई डिजिट हमारा आगे आ रहा है तो वो पीछे कैसे चला जाएगा भाई रिपीट होने? वही बात है ना। अब समझ लग रही है बात। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो जल्दी से। 3 के पीछे क्या होगा? तो इससे आप क्या है, देखो 2 फिगर है, लेकिन यहाँ पे 2 फिगर तो दिख रहा है हमें, एक ही डाइस के 2 फिगर्स दिख रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो इसमें नो कॉमन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ऊपर सॉल्व किए थे, यानी 1 2 और 3 में से पीछे में 4 5 और 6 कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 4 है, 5 है, कुछ भी है। लेकिन इतना श्योर है कि अगर क्यू के अगर फिगर नंबर 9 के इस साइड वाले को हम जैसे देखेंगे,
सिर्फ इस साइड वाले को। अगर हम इतना देखेंगे कंफर्म हो गया कि अगर मुझे स्क्रीन पे ये साइड दिख रहा है, स्क्रीन पे मुझे 1, 2 और 3 दिख रहा है, स्क्रीन पे मुझे ये 3 अंक दिख रहे हैं, तो अपोजिट साइड जब हम देखेंगे, कोई कैमरा के पीछे से देखेगा तो उसे 4, 5, 6 दिखेगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि 4, 5, 6 हमेशा हमें ऐसे ही दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 4, 5 हो सकता है कि ये जो लिखा हुआ है 4, इसके जगह पे 5 हो, इसके जगह पे 6 हो और इसके जगह पे 4 हो, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है यहाँ पे हमारा 5 हो, यहाँ पे हमारा 4 हो, ये यहाँ पे हमारा 6 हो। वो हाइट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना हम 100% श्योर हैं कि पीछे वाले सरफेस पे 4, 5, 6 का ही कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं करती है क्यूब में। कोई आप ऐसा लूडो देखो जिसमें सारा अंक 6 ही 6 रहे। अगर मान लो एक ऐसा लूडो बन जाए जिसमें सारा साइड पे 6 6 रहे, तब तो भाई लगातार कोई जीत ही जाएगा। व्हाट इज अपोजिट टू 3? इसमें बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है 2, 4, 6 और 1, 3, 5। एक साइड पे 2, 4, 6 है और एक साइड पे 1, 3, 5 है, कोई कॉमन नहीं है। क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज अपोजिट? तो देखो 2 है, 4 है और 6 है, इसके अपोजिट क्या है? 1 है, 3 था और 5 था। तो अपोजिट टू 2, तो 2 के अपोजिट 1, 3, 5 में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो 6 अगर इस साइड आएगा तो फिर 6 दोबारा रिपीट कैसे करेगा? अगर 4 यहाँ आ गया तो 4 रिपीट कैसे करेगा? अगर 2 आ गया तो 2 के अपोजिट 2 थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लॉजिकली मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो अगर आप समझोगे तो 1, 3, 5 में से कुछ आना चाहिए, ये निकाल सकते हैं। अगर ये तो आप कॉन्सेप्चुअली सोचे हो ना, और मैं लॉजिकली आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ें रिपीट कैसे करेंगे। ये हमारा क्या हो गई? ये हमारी लॉजिकली हो गई कि अंक रिपीट कैसे करेंगी। कंसेप्चुअली तो आपका ये आंसर आ रहा है और लॉजिकली आप इन सभी को एलिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखेंगे। व्हाट इज अपोजिट टू 6? तो 6 के अपोजिट क्या होगा? इसमें देखो 2 फिगर है और कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे 6, 1 और 2। दिखा? इसके साथ 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। अब इसमें से कुछ भी कॉमन हो सकता है, तो 6 के पीछे कौन आ सकता है? 3, 4, 5 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 और 2 नहीं आएगा। ये चीज़ आप याद रखो कि अगर आपके स्क्रीन पर 1, 2 दिख रहा है तो पीछे कैसे दिख जाएगा वो चीज़? क्योंकि पीछे रिपीट थोड़ी करती है भाई अंक, ठीक है ना? तो अंक रिपीट थोड़ी करेगी। तो हमें अपोजिट टू 6 निकालना है, तो 6 के अपोजिट 3, 4 एंड 5 में से कुछ भी आ सकता है। तो 3, 4 और 5 में से कुछ भी आ सकता है। कॉन्सेप्चुअली तो सही हो गया, ये आंसर आ गया। अब लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखो 1, 2 सिमिलर साइड पे है, तो सिमिलर साइड वाला चीज़ पीछे कैसे रिपीट करेगा? अगर इस फिगर को पकड़ते हैं तो पीछे रिपीट कैसे करेगा? फिर 1, 2 आ गया, जब यहाँ पे है ही तो रिपीट कैसे करेगा? फिर 1 आ गया तो एक अंक 2 बार रिपीट कैसे करेगा? चलो हम इसको इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। अगर इस फिगर में देखोगे, अगर एक साइड पे 3 है तो दूसरे साइड पे 3 रिपीट कैसे करेगा? दूसरे साइड पे 3 रिपीट कैसे करेगा, है ना? अगर एक साइड पे 5 है तो दूसरे साइड पे 5 रिपीट कैसे करेगा? समझ लग रहा है ये बात? यानी कि कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्वेश्चन 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने में दिक्कत क्या रहा होगा कि आप तो यहाँ पे एक अंक ऐसा है जो कि कॉमन आ गया, इसको बोलते हैं एक कॉमन वाला। देखो फिगर नंबर 1 में 3 रिपीट कर रहा है और यहाँ पे भी 3 रिपीट कर रहा है, और हम ये बोले थे कि जब 1 कॉमन आएगा तो हम एग्जैक्टली बता देते हैं किसके पीछे कौन सा है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ना, ये कहाँ गया मेरा? एग्जैक्टली जब हम बोल रहे थे तो एग्जैक्टली अब किसके अपोजिट कौन सा है वो हम लोग 1 कॉमन में बता देते हैं। ठीक है, चलो वहाँ पे जाते हैं। कहाँ गया भाई हमारा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट इज अपोजिट टू 1? एक के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन है ये। तो हमें पता क्या चल रहा है कि 3 हमारा कॉमन है,
तो हम बोले थे ना कि इसको अगर इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंक अंक कॉमन दिख जाएगा, जहाँ अंक अंक का कॉमन नहीं दिखेगा वहाँ अपोजिट करेंगे। यानी 3 के पीछे 5 और 5 के पीछे 1 क्लॉकवाइज भाई। तो इसको में भी क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के पीछे 2 और 2 के पीछे 4। तो मिसिंग अंक क्या है? मिसिंग अंक हमारा 6 है। अब पूछ रहा है अपोजिट टू 1, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया? 4 आ गया। यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें कॉमन अंक क्या है? तो जब आप क्वेश्चन 13 को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अरे कॉमन अंक तो यहाँ पे हमारा अंक 4 है। तो पहले हम अंक 4 लिखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो अंक 4 को लिखते हैं। अंक 4 से इस बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड चलेंगे। ठीक है चलो। तो फिगर 1 से हमें ये समझ में आ रहा है कि 4 के बाद 5 है और 5 के बाद 3 है, और यहाँ 4 के बाद 2 है और इसके बाद 6 है, यानी कि मिसिंग अंक 1 है, यानी कि 1 के पीछे 4 है। अब बताओ कॉमन क्या निकल रहा है? 4 के पीछे कॉमन क्या आ रहा है? 4 के पीछे कॉमन हमारा 1 आ रहा है। उसका रियल आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज अपोजिट टू 4? तो अपोजिट टू 4 इज आवर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आकृति 1 के निचली सतह पर कौन सा होगा? यानी कि फिगर नंबर 1 3 के नीचे क्या होगा? तो 3 2 6 1 6 5, यानी कि हमारा ये चीज़ कॉमन है, 6 कॉमन है। तो इस बार क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है। तो इस फिगर 1 से 6 आया, 6 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आएगा, और फिगर 1 सेकेंड से 6 आया, इसके बाद 1 आया और फिर 5 आया। तो कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन हमारा 4 निकलेगा, यानी कि 6 के पीछे 4 है। लेकिन उतना हमें जाना नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है 3 के पीछे क्या है ना, 3 के भी पीछे क्या आएगा? 3 के पीछे हमारा 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये मैंने सॉल्व वीडियो बना लिया था पर उसकी वॉइस की इशू हो गई थी टोटल, तो मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वो कटिंग थी। वहाँ पे आगे भी है क्या क्वेश्चन में? देखो ये सब मैंने सॉल्व कर दिया था भाई। चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस ब्रो। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करोगे इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एनर्जी कम है, इसमें और बेटर तरीके से समझा रहा हूँ मैं। तो इसमें आप देखोगे तो जो हमारा 6 है ना वो कॉमन आ रहा है। तो फिगर 1 से हम लिखेंगे 2 3 और 6, जो कि सॉरी 6 कॉमन था ना, मैं क्या कर रहा हूँ भाई। फिगर 1 से लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज अब चलते हैं, 6 से आएगा 3 और 3 से आएगा 2, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 6 4 1, यानी कि मिसिंग हमारा 5 था, तो 5 हम क्या बोलते हैं? 6 के अपोजिट होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अपोजिट, ये तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया ना कि किसके पीछे कौन सा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 6 के अपोजिट में हमारा 5 है, 3 के अपोजिट में हमारा 4 है और 2 के अपोजिट में हमारा 1 है। ये तो हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं। ये 6 के पीछे ये होगा, ये कलर नहीं अच्छा है भाई, 2 के पीछे ये होगा एंड ये हमारा 3 के पीछे ये होगा। ये तो हमें एग्जैक्टली पता लग गया कौन किसके पीछे है। अब बता विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। यानी कि मैं आपको एक सिंपल सा बात कहूँ कि डाइस की अगर एक साइड पे 6 3 2 दिखेगा तो डाइस के दूसरे साइड पे 5 4 1 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर डाइस के एक साइड पे आपको 6 3 2 दिखेगा तो डाइस के दूसरे साइड पे 5 4 1 दिखेगा, क्योंकि अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखता है ना, क्योंकि अंक रिपीट नहीं करता है। अब देखो मैं आपसे कहूँ कि ये चीज़ हमारा डाइस 2 3 6 दिख रहा है, तो उसके पीछे क्या दिखेगा? 2 3 6 के पीछे 2 3 5 4 1 वाला कुछ दिखेगा। तो चलो इस क्वेश्चन में बताओ कि लॉजिकली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 4 5 और 1 एक साइड है। फिगर 1 से हम कंपेयर करें या फिगर 2 से? चलो फिगर 1 से ही कंपेयर करते हैं। तो नहीं, फिगर 1 नहीं, इधर से कंपेयर ऐसे होगा, एक सरफेस ये हो गया और बैक सरफेस ये हो गया। तो कभी भी आपको 6 3 2 आपस में रिपीट करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 6 3 2 आपस में रिपीट करता कभी नहीं दिखेगा। तो आप एक बात बताओ, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन में चाहता हूँ आप लोग करो।
ऑप्शन 1 में 6 है और ऑप्शन बी में 5 है। और यहाँ देखो अपोजिट सरफेस पे 6 और 5, यानी कि 6 और 5 अगर कोई दो अपोजिट है, इसका मतलब समझ रहे हैं। अगर हम लोग लॉजिकली सही होते तो ऊपर अगर 5 होता तो नीचे 6 होना चाहिए था ना, लेकिन ये बोल रहा है नहीं, नीचे 6 नहीं है, 6 हमारा राइट साइड है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अपोजिट सरफेस एक साथ दिख जाए? तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग है। कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखता है। ऑप्शन बी को देखो 3 4 5, 3 भी अब 3 के अपोजिट 4 होगा, अपोजिट सरफेस एक साथ कैसे दिख जाएगा? ये भी हमारा नहीं होगा। 1 2 3, एक के अपोजिट 2 है भाई। अगर यहाँ पे राइट साइड पे इस फिगर में देखो, राइट साइड पे 1 है तो इसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो होगा ना, उस वाले कॉर्नर पे, एकदम इस वाले कॉर्नर पे, वहाँ पे 2 होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, अगल बगल में 2 है। क्या ये अगल बगल में है? नहीं। एक अगर कमरे आप जो स्टडी कर रहे हो उसके लेफ्ट साइड होगा तो उसके एकदम एग्जैक्ट राइट साइड होगा, सामने या पीछे थोड़ी ही हो सकता है चिपका हुआ। तो ये हमारा फिर से रॉन्ग हो जाएगा लॉजिकली भी। तो बच कौन गया? 2 5 3, देखो 2 फिर 5 और फिर 3, ये चलेगा। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो रिपीट कर रहा है। तो 2 5 3 इज अ गुड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छी टाइप की क्वेश्चन थी, मतलब सिंपल ही है सब, और इसमें आपको कंसेप्ट सीखने को मिला, इस चीज़ को याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सब सॉल्व कर चुका था मैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, इसे सॉल्व करो भाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप देखो कॉमन क्या है, कॉमन हमारा ई है ना। और एक काम करते हैं, पहले क्लॉकवाइज चलते हैं। ABCDEF, ई से 6 तक आएगा तो ई आएगा, फिर उसके बाद F आएगा और फिर उसके बाद A आएगा, EF है, फिर E आएगा, D आएगा और फिर हमारा B आएगा। तो E के पीछे क्या आ गया? E के पीछे हमारा C आ गया, यानी कि E के पीछे हमारा C आ गया, F के पीछे हमारा D आ गया और A के पीछे हमारा B आ गया। ये हमें समझ में आ रही है किसके पीछे कौन आएगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, इनमें कौन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ECD, E और C क्या है? E और C अपोजिट सरफेस है तो वो एक साथ नहीं आ सकता है। अपोजिट सरफेस एक साथ ना दिखता है ना हाइड होता है। फिर देखो FDE, F और D अपोजिट सरफेसेस भाई अगल बगल में थोड़ी आते हैं, वो तो नीचे होते हैं। अगर एक साइड का दिखेगा तो उसके नीचे D हमको हिडन होना चाहिए था ना। फिर देखो BCD, ये तो शायद ये तो सही लग रहा है भाई। अब देखो AB क्या है? अपोजिट सरफेस भाई अगल बगल में थोड़ी आते हैं। अगर A इधर होता तो B इसके पीछे होना चाहिए था, या अगर B इसके पीछे नहीं होता, जस्ट एग्जांपल के लिए B इसके पीछे नहीं होता, तो अगर मान लेते B इधर फिक्स ही होता तो A इसके इस साइड वाले पे होना चाहिए था, यहाँ पे A होना चाहिए था। फिर हम इसके पीछे वाले A पे, ये पीछे वाला जो है वहाँ होना चाहिए था। समझ आया बात कोई? तो 16 का C होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ अपोजिट टू D? तो D के विपरीत क्या होगा? अब देखो यहाँ पे आपका 2 कॉमन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। 2 कॉमन कहने का मीनिंग है कि एक ही फिगर में 2 जो होंगे वो कॉमन रहेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था ना कि जो नॉन कॉमन होगा डेट इज़ B के विपरीत तो E होगा। इस बात को लेकर तो आप 100% श्योर हो ना। जो नॉन कॉमन रहेगा डेट इज़ A एंड F, इसके पीछे बाकी जो हिडन रहेगा C एंड D, ये होगा। तो D के पीछे A भी आ सकता है और D के पीछे F भी आ सकता है। समझ लग रही है बात? तो D के पीछे B नहीं आ सकता भाई, E नहीं आ सकता। D के पीछे A आ सकता है, लेकिन D के साथ C है, E अपोजिट सरफेस पे नहीं आ सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो तो देखोगे कि 2 5 कॉमन है। तो अगर 2 5 हमारा कॉमन निकला तो हम ये कह सकते हैं कि 1 के विपरीत दिशा में 100% 3 होगा। तो 2 कॉमा अगर 5 करते हैं तो हिडन क्या है? हिडन हमारा 4 कॉमा 6 है। ठीक है, तो 2 5 का हिडन हमारा 4 कॉमा 6 है। तो अब बताओ 2 के विपरीत कौन आ सकता है? तो 2 के विपरीत 4 आएगा और 2 के विपरीत 6 आएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही आएगा।
कोई एक आएगा, तो 2 के विपरीत 1 नहीं आ सकता है भाई और 3 नहीं आ सकता। 4 6 में से कोई एक आएगा, 4 आएगा, 6 नहीं, 5 नहीं आएगा। इस चीज़ को देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, मैं इसे नोट कर देता हूँ। 1 के पीछे 3 और 2 और 5 के पीछे 4 और 6। ये क्वेश्चन आपको ये दिखाया कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्यूशन देते हैं। अब देखो ऑप्शन सेट आप बी ऑब्जर्व करो। जब आप ऑप्शन सेट बी ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे ना कि ऑप्शन सेट बी में कि अपोजिट टू 2 पूछा था ना क्वेश्चन में। देखो व्हाट इज अपोजिट टू 2, 2 के पीछे क्या है, तो 2 के पीछे भाई 4 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। आप 100% श्योर नहीं हो कि 4 आएगा। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि 100% श्योर है, तो दूसरा स्टूडेंट बोल देगा 6 आएगा। 4 6 में से दोनों में से कोई एक आ सकता है। कैन नॉट डिफाइन, ऐसा बात नहीं है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि 4 6 में से कोई एक आएगा। बेस्ट ऑप्शन है। अब देखो ऑप्शन सेट देखो, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर देते हैं इस बार। अब 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। लेकिन क्या आप 100% श्योर, जब आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करते तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप 100% श्योर हो कि आप 4 ही आएगा। ऐसा तो नहीं है, 6 भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। विच ऑप्शंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो 2 4 6 2 4 3, यानी कि ये हमारा अगेन 2 कॉमन क्वेश्चन होगा। 2 कॉमन में 3 के विपरीत जो कि नॉन कॉमन होगा वो एग्जैक्ट अपोजिट होगा। 2 के साथ 4 आ रहा है तो 1 और 5 भी आएगा। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 के पीछे 6 आएगा। जब 3 के पीछे 6 आएगा तो भाई 6 बगल वाले सरफेस पे कैसे आ गया, उसके पीछे वाले सरफेस पे आना चाहिए था। 2 और 4 आपस में आ सकता है, लेकिन ये तो हम श्योर है ना कि 2 के पीछे 1 ये तो नहीं आना चाहिए ना भाई। 2 के पीछे 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन 2 के पीछे 1 कैसे आएगा। सॉरी 2 के पीछे 1 आएगा, तो अगर 2 के पीछे अगर 1 मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए, हो सकता है 5 हो सकता है 1 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एक नया टाइप सीखते हैं। वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ भाई, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा भी है। 1 सेकंड भाई। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि 2 के पीछे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ना हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दैट इज़ रोटेशन कैसे हो रहा है। 2 फिगर में अब हम लोग जो कॉमन होता है 2 और 4, यहाँ देखो 2 और 4 कॉमन है ना, 2 4 कॉमन, 2 और 4। तो हम क्या करते हैं, रोटेशन चेक करते हैं। रोटेशन कैसे चेक करते हैं, इस फिगर में 2 से 4 हम लोग कैसे जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज। और इस फिगर में 2 से 4 कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक फिगर क्लॉकवाइज है, एक फिगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम लोग बोलते हैं 3 के पीछे 6 है। ठीक है। अब देखो 3 के पीछे 6, अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख रहा है। अब देखो 2 से 4 चलो, 2 से 4 हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे तो 3 या 6 में से कोई होना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं है। फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन डी को एक बार देखो। ऑप्शन डी में 1 भी है। ऑप्शन डी में एक सेट में देखो 1 सेट का आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया, फिर एक सेट का 3 आ गया और एक सेट का 5 दिख गया। यानी कि 1 5 तो एक सेट है ना, तो 1 5 तो एक साथ आ सकता है, और एक साइड से 3 है तो वो भी आ सकता है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे देखो 4 है, अगर और यहाँ पे 1 भी है, 1 5 है तो साथ में 4 है। अगर मान लेते हैं कि 1 के पीछे 4 रहता तो नहीं दिखना चाहिए, और 5 के पीछे 4 रहता तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। तो हम अच्छा इसी से पढ़ सकते हैं। क्लॉकवाइज वाले की नीड नहीं है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको इसी तरीके से समझा रहा हूँ। देखो मैं जो बता रहा हूँ थोड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो 1 और 5 है, ठीक है, 1 और 5 हमारे पास है।
तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 और 5 में से किसी न किसी, अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए कि 1 के पीछे 2 है, जस्ट 1 मिनट के लिए कंफर्म मान लेते हैं कि 1 के पीछे 2 है, तो 5 के पीछे 4 होना चाहिए ना भाई। अगर मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि भाई चलो 1 के पीछे क्या है, कि इस बार मैं मान लेता हूँ कि 1 के पीछे 4 है। अगर 1 के पीछे अगर 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ 4 है, तो 5 के पीछे भाई 2 तो होना चाहिए था ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 और 5 साथ में है, तो 4 कैसे आ जाएगा, 4 तो हिडन होना चाहिए था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 1 और 2 को ले लेते हैं, सॉरी 2 और 4 को लिख लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए, हम 1 सेकेंड के लिए ये मान लेते हैं कि 2 और 2 के पीछे 1 है, तो 4 के पीछे 5 होना चाहिए था ना। अगर हम ये मान लेते हैं कि 2 के पीछे 5 है, तो 4 के पीछे 1 होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे जो अपोजिट वाला है वो कैसे आ जाएगा भाई, जो अपोजिट वाला है वो रिपीट कैसे हो जाएगा, तो यहाँ 1 कैसे रिपीट कर सकता है। इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। ये क्वेश्चंस मैं आगे और आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये अच्छी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले देखो कि जो 2 अपोजिट सर्फेसेज हैं 1 और 5, ये सिमिलर साइड है, मतलब सेम साइड है, तो 1, 5 अगर एक साथ आ रहा है तो उसके अपोजिट साइड वाला कैसे रिपीट करेगा। 1 सेकेंड के लिए मैं बोल रहा हूँ मेरे कहने से कि आप मान लो कि 1 के पीछे 2 है। अगर 1 के पीछे 2 है तो 5 के पीछे 4 हो जाएगा। तो अगर 1 के पीछे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 2 है, तो 5 के पीछे 4 कैसे हो जाएगा। चलो हम दूसरे हिसाब से सोचते हैं, फिर से मतलब वही सोचना है। अगर हम मान लेते हैं कि चलो 1 के पीछे 4 है, अगर 1 के पीछे 4 है तो 5 के पीछे 2 होगा ना। तो अगर 5 के नीचे 2 है तो 1 के साथ 4 कैसे आ जाएगा, यही लॉजिक समझना है आपको बस ये याद रखना है कि अगर अपोजिट सर्फेसेज एक साथ नहीं दिखनी चाहिए या फिर एक साथ छिपनी भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करो। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई। ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। ए सी है तो चलो कर ही देता हूँ, तब पानी पी लूँगा। ये ए है, A/C है, तो इसके हिडन क्या रहेगा, D/E है, यानी कि बी के पीछे क्या होगा भाई, F होगा। तो अब हम 100% श्योर हैं कि बी के पीछे F होगा, तो बी और F एक साथ नहीं दिख सकता है। अब देखो यार, वो सुबह वाला भाई 1 घंटे की रिकॉर्डिंग पूरी हो गया था और माइक के ग्लिच के कारण वॉइस नहीं थी। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, बट क्या ही कर सकते हैं। तो बी और एफ हो गया एंड ए एंड डी हो गया। अब देखो ऑप्शन बी, मतलब ए में तो ए और एफ, बी और एफ एक साथ नहीं आ सकता है। ऑप्शन सी देखो, ए सी सिमिलर सरफेस एक साथ आ गए ना, तो सिमिलर सरफेस तो एक साथ आ सकते हैं, तो कभी भी सिमिलर सरफेस एक साथ आ सकते हैं, लेकिन सिमिलर के अपोजिट में आने वाला सरफेस कैसे आ जाएगा। सिमिलरली डी, एफ और ई देखो, एफ ठीक है, इसमें चलते हैं ऑप्शन डी पे। डी और ई हमारा सिमिलर सरफेस होगा, सिमिलर सरफेस के अपोजिट वाला कैसे आ जाएगा, तो ये हमारा गलत होगा। अब देखो सी का एक सेट आ सकता है, ये सेट ए सी और बी, ये सेट आ सकता है आपस में, मतलब कभी भी सेट रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। तो मान लो अगर एफ आया है कहीं पे तो बी नहीं आना चाहिए, तो एफ आया तो बी नहीं आना चाहिए, और सी और ई आ रहा है, तो देखो यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगाएंगे, सी आया लेकिन साथ में ई भी आ रहा है, तो हम ये कह देंगे कि हो सकता है सी के नीचे क्या हो, डी रहा होगा, हो सकता है सी के नीचे ई। मतलब हम लोग को ये चीज़ सोचना पड़ेगा, ये एनालिसिस करनी पड़ेगी खुद से ही। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसको भी आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। इफ़ 2 इज अपोजिट टू 6, देखो 2 6 के अपोजिट है तो अपोजिट टू 5 का है। देखो यहाँ पे फिगर स्पेशल कॉमन वाला आ गया, तो हम बोलते हैं कि 2 के पीछे कितना है, तो 2 के पीछे 5 है। याद आया स्पेशल 1 कॉमन कैसे लिखते थे, 2 के नीचे 5 है। अगर ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो 2 के पीछे 3 है और 3 के साथ 1 है, 5 के साथ 4 है और 4 के साथ 6 है। तो बताओ अपोजिट टू 5 क्या होगा, तो अपोजिट टू 5 हमारा 2 होगा। आया समझ, क्या मैं सही बना रहा हूँ, क्या मैं 5 4 6
क्या ये वन कॉमन, कोई कॉमन था इसमें क्या? नहीं है। एक सेकेंड भाई, मेरे को रुक जाओ। इफ़ 2 इज अपोजिट टू 6, तो देख, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। 2 के नीचे 6 आएगा ना भाई, अपोजिट है तो। अगर 6 अपोजिट है तो 6 से एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। क्या कर रहे हैं भाई हम? तो भाई 6 के एंटी क्लॉकवाइज 5 आएगा और 5 के एंटी 5 6 5 4 आएगा, 6 5 4। तो अब बताओ 5 के अपोजिट क्या है? तो 5 के अपोजिट हमारा 3 आया। तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा रॉन्ग लग रहा है भाई, बनाया हुआ तो मुझे आंसर की। देखो कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करो। देखो 2 4 6 1 3 5, यानी कि स्पेशल कॉमन वाला हो सकता है। रिटर्न थियोरी क्या है? इफ़ 4 इज अपोजिट टू 5 देन व्हाट इज अपोजिट टू 6? 4 इज अपोजिट टू 5 एंड 6 के विपरीत क्या होगा? 4 इज अपोजिट टू 4 के पीछे 5 है, 4 के पीछे 5 है। देखो 4 के पीछे 5 है, 4 के पीछे 5 है। एक काम करते हैं, इसको क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज 4 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 2 आएगा। तो 5 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 आएगा और 1 कुछ आएगा। तो 6 के पीछे क्या आएगा? 6 के पीछे हमारा 3 आएगा, है ना? समझ लग रही है बात? तो 6 के पीछे हमारा 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कह के मैं अगर डरा दूंगा तो आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कह दूंगा तो ये तो आपको डरना नहीं है, आपको इजीली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, BAC एंड DEF। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो हमें ये दिया हुआ है कि A इज अपोजिट टू E। अच्छा दिया हुआ है, स्पेशल वन कॉमन है। तो A के क्लॉकवाइज चलेंगे, A से B और B से C। कैसे है? क्लॉकवाइज है। फिर E से FD। अभी ये भी तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, क्लॉक तो ऐसे ही चलता है, ऐसे होगा ना भाई। अगर एक सेकेंड, ABC अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा कि नहीं चलेगा? तो E से जाएगा D और D से जाएगा F, यानी कि B के अपोजिट क्या आ रहा है? तो B के अपोजिट हमारा D आ रहा है। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, व्हाट इज अपोजिट टू 4? अच्छा ये मोर देन वन फिगर क्वेश्चंस हैं, मोर देन 2 फिगर है। तो अभी तक यहीं रख देते हैं। मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन मैं आपको पार्ट B में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी प्रेशर आई होगी। और फिर एक पार्ट ये कौन जनरल डाइस है ये मुझे करवाना है, ये मैं आपको बाद में करवा दूँगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये एक्सप्लेनेशन मेरी आपको समझ में आया होगा। चलो थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 तक ही रहता है, रखने देते हैं। चलो इसको ख़त्म करते हैं।